रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र में पहला मौका था जब भारत ने परमाणु केंद्रों पर हमलों को लेकर एक गंभीर रुख अपनाया और अपनी चिंता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च महत्व देता है। हालांकि इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ 4 बार मतदान से बाहर रहने का फैसला भारत ने किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद रूस यूक्रेन जंग की एक स्वतंत्र आयोग से जांच कराना चाहता है, जिसे लेकर वोटिंग कराई गई, लेकिन भारत ने वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। ऐसे में भारत की तरफ देश और दुनिया उंगलियां उठाने लगी। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी वजह। यूक्रेन में ज़ोपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस के हमले के बाद भारत में अपनी तटस्थता और परमाणु युद्ध को लेकर अपनी कूटनीति का मानवीय रूप सामने रखा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने आगाह किया कि परमाणु केंद्रों से संबंधित किसी भी दुर्घटना के जन स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यूक्रेन में पैदा हो रहे मानवीय संकट को समझना चाहिए। India has been deeply concerned over the rapidly deteriorating situation in Ukraine and the ensuing humanitarian crisis. India has already dispatched humanitarian assistance to Ukraine. This includes medicines, medical equipment and other relief material. We are sending more such tranches in the coming days. India supports the international community's call for an immediate ceasefire. We also support safe humanitarian access to conflict zones. We remain firm in our conviction that differences can only be resolved through dialogue and diplomacy. इसे भारत की कसमसाहट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन रूस के विरुद्ध लाए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर 4 बार भारत ने वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। यहाँ तक कि न्यूक्लियर मामले पर अपनी चिंता जाहिर करने के बावजूद यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से भारत एक बार फिर दूर रहा। इस बार यूक्रेन में रूस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में प्रस्ताव लाया गया था। इस पर वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. भारत ने पिछले एक सप्ताह के दौरान 15 देशों की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर 2 प्रस्तावों और 193 सदस्यीय महासभा में एक प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। 193 सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की निंदा की थी और मांग की थी कि मॉस्को यूक्रेन के क्षेत्र से अपने सभी सैन्य बलों को पूरी तरह से बिना शर्त वापस ले। लेकिन भारत चौथी बार भी वोटिंग से दूर रहा। लेकिन ये भी एक सच है कि भारत ने दूसरी बार दोस्त रूस को युद्ध को लेकर आगाह भी किया। हालांकि रूस ने दावा किया कि यूक्रेनी नागरिकों ने 3700 से अधिक भारतीयों को जबरन बंधक बना रखा है, जिसका भारत ने खंडन भी किया। हमारे जितनी जानकारी है ऐसा कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं है और हम ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है और हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं यूक्रेनियन साइड से भी कि उनका कोई स्पेशल ट्रेन वगैरह हो जाए। मैंने जैसे कहा, फॉरेन सेक्रेटरी ने कल रात लेट नाइट पे बात की थी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से कि कोई स्पेशल ट्रेन या और कोई सुविधा हो निकालने के लिए, क्योंकि अब वो आ गए हैं पश्चिम की तरफ, अब वो हैं पिसोचिन जगह में हैं और हम रूस के साथ तो बिल्कुल कांटेक्ट में ही, उनके इनपुट से ही ये हुए थे। तो ये सिचुएशन अभी है। उन्होंने क्या जारी किया, कैसे किया, इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर हमने हमारा जो पर्सपेक्टिव है उस तरफ से हमने ये शेयर किया था। कुल मिलाकर भारत दुनिया के उन 141 देशों के मुकाबले धर्म संकट में दिखाई दिया जिन्होंने प्रस्तावों को समर्थन दिया। 5 देशों ने खुलकर रूस का साथ दिया तो भारत उन 35 देशों में से एक था जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर उनसे युद्ध विराम की अपील की, लेकिन यूक्रेन पर हमले की आलोचना नहीं की।
रूस ने भी भारत के स्वतंत्र और संतुलित रवैये की सराहना की, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की पूरी दुनिया में छवि पर असर पड़ा है। ब्राजील से लेकर केन्या तक सभी देशों ने रूस की आलोचना की है। ऐसे में अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बनाए हुए है। अमेरिका के असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने विदेश समिति के सांसदों के सामने कहा कि हम भारत को स्पष्ट रुख अपनाने और रूस के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन हमने अब तक तो भारत को वोटिंग से परहेज करते ही देखा है। All of us have been working to urge India to take a clear position, a position opposed to Russia's actions. But what have we seen so far? We've seen a number of abstentions. We have seen this interesting evolution just in the past couple of days. So you may have seen yesterday, the Indian government said it would send a humanitarian airlift of humanitarian supplies from India to Ukraine. सवाल यह है कि बराक ओबामा के शासनकाल से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शिष्टाचार शैली को विदेश नीति का अंग बनाते हुए अपने काउंटर पार्ट को बाहों में भरकर अपनापन जताने की शैली इजाद की थी। उनका माय फ्रेंड बराक कहना आज भी लोगों के जहन में ताजा है। मेरी और बराक के बीच में वो दोस्ती बन गई है। उस खुलेपन के कारण हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इससे ज्यादा केमिस्ट्री तो ट्रंप के साथ दिखाई दी, जिसके चुनाव प्रचार के लिए मोदी ने कोरोना की लहर आने के बावजूद 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में हजारों की भीड़ जुटाई थी और डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए उनका हाथ ऊपर उठाकर कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी की इस गर्मजोशी विदेश नीति से सब कायल हैं। सबको लग रहा है कि गुट निरपेक्षता की ठंडी कायराना विदेश नीति से अलग और जोशीली है। मोदी युग में पंचशील और गुट निरपेक्षता को कायराना माने जाने लगा है। भारत ने भी दुनिया की बिरादरी में एलानिया तौर पर अपनी दखल और धमक महसूस कराने का रास्ता अख्तियार किया है, लेकिन पीएम मोदी के पहले और दूसरे कार्यकाल में विदेश नीति में चमत्कारिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने रूस, चीन, पाकिस्तान धुरी बनते देख अमेरिका की तरफ झुकाव रखने का फैसला लिया, लेकिन मौजूदा हालात में रूस का विरोध करने की स्थिति में नहीं है भारत, और इसी लिहाज से देश की अंदरूनी राजनीति में भी पीएम मोदी को आलोचना का शिकार होना पड़ा। वहां पे बम गिर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे युवा वहां फंसे हुए हैं, और जब वो युवा वीडियो बनाकर कहते हैं कि हमें बचाइए, हमें डर लग रहा है, नरेंद्र मोदी के लोग कहते हैं ये लोग यूक्रेन इसलिए गए क्योंकि ये हिंदुस्तान में कॉलेज में नहीं घुस पाए, ये यहां फेल हो गए इसलिए वो वहां चले गए। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, इनको वापस लाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? कोई ना कोई बहाना ये लोग बना देते हैं। लेकिन मोदी सरकार की खुशकिस्मती ये है कि रूस के खुलकर विरोध न करने को लेकर सभी विपक्षी दल ने खुलकर साथ दिया। कांग्रेस नेता और संयुक्त राष्ट्र में उप महासचिव रहे शशि थरूर तो खासे कायल नजर आए। Russia is a friend, and there may be some sympathy for their legitimate security concerns on their immediate borders. But for us to suddenly go silent on these crucial principles is undoubtedly going to be seen as a disappointment by Ukraine and by the friends of Ukraine. In many cases, it will be seen even as a betrayal of principles that are in India's interest to maintain, because our principles, these principles are principles that apply to all countries and all situations everywhere. And it's a pity that India has chosen to go silent on these principles. भारतीय छात्रों को वापस लाने में देरी और बदइंतजामी को लेकर भले ही केंद्र सरकार पर विपक्ष हमले कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भारत के इस रुख का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या असर होगा।
जाहिर है कि पश्चिमी देश और अमेरिका भारत के इस रुख से बहुत खुश नहीं है। दरअसल इससे उसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे पर असर पड़ने के अंदेशा के तौर पर देखा जा रहा है। भारत 2023 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और स्थायी सदस्यता पाने की कोशिश में उसे विश्व शांति की दिशा में सहयोग करते दिखना चाहिए। इस लिहाज से रूस का समर्थन उसे भारी पड़ने का अंदेशा है। इसके अलावा भारत को राजनयिक तौर पर अलग थलग पड़ने का खतरा नजर आ रहा है। देश के भीतर भी लोकतंत्र को बचाने में कोताही के भी आरोप हैं। अगर मान भी लिया जाए कि रूस के समर्थन के पीछे भारत की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं और चीन के आक्रामक रवैये को ठंडा करने के लिए भारत के लिए रूस से दोस्ती मजबूरी है, तो डोकलाम और गलवान घाटी विवाद इसकी मिसाल हैं। जब रूस ने भारत का साथ न देते हुए तटस्थ रुख अपनाया, वहीं ये भी नहीं भूलना होगा कि यूक्रेन से युद्ध की वजह से दुनिया की बिरादरी में अलग थलग पड़ रहे रूस की अब चीन पर आर्थिक निर्भरता ज्यादा बढ़ेगी। चीन के मामले में तब क्या रूस भारत की मदद करने की बहुत हालत में होगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की विदेश नीति, जिसे मोदी डॉक्ट्रिन कहा जाता है, आखिर वो है क्या? ये वही विदेश नीति है जो आतंकवाद पर हमले के लिए किसी भी देश में घुसकर मारने की बात करती है। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए कौन कर सकता है? 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, लेकिन मोदी की विदेश नीति के दौरान गुट निरपेक्षता से निकलकर दुनिया में अपनी बड़ी भूमिका अदा करने वाले एक लोकतांत्रिक देश की छवि बनाने की है। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के मामले में भारत की इस छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। रोमानिया और पोलैंड जैसे देशों में नो इंडियन अलाउड के बोर्ड लगा दिए गए हैं, जो भारत अपनी आदर्शवादी विदेश नीति के लिए पहचाना जाता रहा है। उस देश की विदेश नीति पर अब सवाल उठ रहे हैं। अंशुमान त्रिपाठी के साथ APN न्यूज।